हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये 20 अगस्त 2023 वाला पेपर है। तो इसमें जो भी सीडीपी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है डिस्ग्राफिया। पहला विकल्प है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा है एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है। तीसरा है एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। और चौथा विकल्प है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो डिस्ग्राफिया क्या है ये पूछा गया है। तो डिस्ग्राफिया जो है वह संबंधित है लिखने से, यानी जो बच्चे गंदा लिखते हैं, अक्षरों को सही से नहीं बना पाते हैं, तो वह डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। यह एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो हमें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? पहला विकल्प है विभेदित निर्देशन, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है त्वरण यानी गतिवर्धन, और चौथा है विसर्जन। तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह है त्वरण। इसे ही गतिवर्धन कहते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, पहला विकल्प है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और चौथा है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं में काम कर रहे हैं, समावेशी कक्षाओं की दिशा में, तो समावेशी का मतलब ही होता है कि सभी को समान रूप से शिक्षित करना। तो इसमें जो सही होंगे वह है पहला पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, दूसरा भी सही है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, और तीसरा भी सही है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। चौथा इसमें नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें फिल करना है। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्राथमिक भरा जाएगा, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यहाँ पे भरा जाएगा द्वितीयक। अब सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो परिवार और पास पड़ोस ये प्राथमिक संस्थाएं हैं। और द्वितीयक कौन सी हैं? तो द्वितीयक होती हैं विद्यालय, साथी, मीडिया, ये सभी क्या हैं? ये द्वितीयक हैं। तो ये भी आप याद रखिए। आप लोग देख रहे होंगे इसके पहले जो पेपर मैंने सॉल्व कराई है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला विकल्प है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा विकल्प है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा विकल्प है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा विकल्प है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
तो लेव वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक थे, यानी रूस से इनका संबंध है, और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकसित किया था। ये आपको याद रखना है। तो इनके अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? पहला विकल्प है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं, और ये आपको डिटेल में पढ़कर जाना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण लिखा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही लिखा है, और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला विकल्प है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। और चौथा है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वर्गीकरण वाला और तुलना वाला आप लोग पहले ही काट दीजिए। 2 विकल्प बचते हैं, दूसरा और तीसरा। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देना, ये उत्तर नहीं है क्योंकि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? पहला विकल्प है 12 वर्ष, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है 7 वर्ष, क्योंकि यह ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चों का भाषा कौशल तेजी से विकसित हो रहा है और वे रचनात्मक तरीकों से भाषा का उपयोग करने में अधिक कुशल हो रहे होते हैं और वे हास्य के अधिक जटिल रूपों को समझने में सक्षम हो रहे होते हैं। तो इस उम्र में बच्चों को शब्दों के खेल में संलग्न होना, चुटकुलों और पहेलियों का आनंद लेना इस उम्र में बच्चे शुरू कर देते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। पहला विकल्प है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा है नारीवाद दृष्टिकोण से, तीसरा है आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर और चौथा है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो कैरल गिलिगन जो है एक नारीवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना दी है। और उन्होंने तर्क क्या दिया है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था तथा इसमें नैतिकता के बारे में महिलाओं के सोचने के विभिन्न तरीकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पहला विकल्प है कारण परिणाम का विश्लेषण, दूसरा है केंद्रीयन, तीसरा है विकेंद्रीयन और चौथा है पारगमन।
तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सेंट्रेशन जिसे कहते हैं, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है केंद्रीयन, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि फिल करना है इसमें, और सोच यहाँ पर भी फिल करना है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है धीमी होती है, यहाँ भरेंगे धीमी। और सोच कैसी होती है? कुछ हद तक आत्म केंद्रित, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर हो जाती है और सोच कैसी हो जाती है? तार्किक। तो दूसरा विकल्प पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प इसमें सही है, दो केस मैंने दूसरा कह दिया। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थूल गतिक कौशल है? पहला विकल्प है बुनाई, दूसरा है तैरना, तीसरा है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, और चौथा है एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो स्थूल गतिक कौशल पूछा गया है। तो स्थूल गतिक कौशल क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल में शरीर में बड़े मांसपेशी समूहों की गति और समन्वय शामिल होता है। तो अब बुनाई करेंगे तो सिर्फ हाथ ही चलेंगे, तो पहला इसमें होगा नहीं। कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें भी हाथ चलेंगे और इसमें भी हाथ। जबकि तैरने में क्या होगा? शरीर में जो बड़ी मांसपेशियां हैं, इनकी समूहों की गति और समन्वय इसमें शामिल है। पैर भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तैरना। अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसमें भी फिल करना है। तो भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही, विकास के शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहले भरा जाएगा शीर्षगामी और यहाँ पर भरा जाएगा समीपस्थ, यहाँ पर शीर्षगामी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें भी फिल करना है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या बताया है कि एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? पहला विकल्प है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, दूसरा है सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, तीसरा है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, और चौथा है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है एक अधिगम उपागम है जो करके सीखने के महत्व पर बल देता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? पहला विकल्प है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, और चौथा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो हतोत्साहित तो आपको करना ही नहीं है, तो पहला इसमें गलत हो गया। देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि ये उत्तर नहीं है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, तो क्या सिर्फ सरल समस्याएं ही हल करना बच्चे सीखेंगे? कठिन समस्याएं भी उन्हें हल करना सिखाना है।
तो इसमें लिखा है कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी गलत हो गया। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? यदि आप हर बार समस्याओं को हल करके उनके सामने प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे खुद से करना कभी नहीं सीख पाएंगे, तो तीसरा भी इसमें गलत हो गया। चौथा विकल्प इसमें सही है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। दूसरा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। अभी कथन है और कारण है। तो लिखा है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी और संलग्नता शामिल हो, तो इसमें तो पहला अभिकथन सही है। कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? पहला विकल्प है संगठन, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है वैचारिकता और चौथा है गैर प्रासंगिकरण। तो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है गैर प्रासंगिकरण, चौथा विकल्प इसमें सही है। गैर प्रासंगिकरण का मतलब क्या होता है? सूचना को उसके मूल संदर्भ से बाहर ले जाना, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? पहला विकल्प है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, दूसरा है क्रिया की परिभाषा क्या है, तीसरा है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, और चौथा है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? पहला विकल्प है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, दूसरा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तीसरा है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, और चौथा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ये आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। इसमें पहले विकल्प में क्या है, शिक्षक को दोष दिया जा रहा है, तीसरे में भी शिक्षक को दोष दिया जा रहा है और चौथे में दोस्त को, जबकि पूछा गया है कि आंतरिक आरोपण का, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण दिया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं। जब भी लड़कियां कभी बाजार या किसी मेले में जाती हैं तो वे खिलौने के रूप में गुड़िया को ही लेती हैं और लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसका जो कारण लिखा है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें फिल करना है। पहला विकल्प है मूर्त पुरस्कार, दूसरा है सहकर्मी सहयोग, तीसरा है सामाजिक अलगाव और चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, पहला विकल्प है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, तीसरा है विकासात्मक देरी का संकेत है और चौथा है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक वाक होता क्या है ये भी जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो आंतरिक वाक वह निजी वार्तालाप है जिसका उपयोग लोग स्वयं से बात करने के लिए करते हैं और यह वार्तालाप का एक मूक भाषण वाला रूप है जो अन्य लोग नहीं सुन सकते। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी टी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता, पहला विकल्प है पारगमनात्मक तर्क, दूसरा है जीववादी चिंतन, तीसरा है केंद्रीयन और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, जीववादी चिंतन। अब ये क्या होता है? तो जीववादी चिंतन यह धारणा है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित हैं, यानी बच्चे क्या सोचते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह जीवित हैं। जैसे लड़कियां जो हैं गुड़िया को खाना खिलाती हैं क्योंकि ये सोचती हैं वो कि ये गुड़िया जीवित है, हमारी तरीके से खाना खाती है, पानी पीती है, तो इस तरीके से बच्चे व्यवहार करते हैं, तो यह जीववादी चिंतन कहलाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला विकल्प है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, दूसरा है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, तीसरा है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार और चौथा है संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसमें पूछा गया है स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं ये 20 अगस्त 2023 वाला पेपर है और इसमें अभिकथन और कारण वाले प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। अभिकथन क्या दिया गया है? शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण दिया गया है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। अब इसमें बताना है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अधगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पहला विकल्प है तथ्यों को रटना, दूसरा है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, तीसरा है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा और चौथा है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। रटने वाला, याद करने वाला पहले ही काट दीजिए। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए लेकिन इस तरीके की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि बच्चे अपने मित्रों के साथ ही दुश्मनी वाला व्यवहार करने लगें, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प इसमें सही है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अधगम का जो प्राथमिक लक्ष्य पूछा गया है इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। प्रतिस्पर्धा जो है अधगम का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, रटना भी नहीं है, यंत्रवत याद करना भी नहीं है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, पहला विकल्प है
सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। दूसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तीसरा है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। और चौथा है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी पहले सामान्य चीजों को बताया जाता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट की ओर ले जाया जाता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, पहला विकल्प है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। और चौथा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवबोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जो विभिन्नता है वह सभी में पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता। तो इसीलिए जो सीखने की शैलियों में विविधता है उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।